चीन से चीन में फैलने वाले नए वायरस का क्या नाम है? क्या ये पाकिस्तान में आ चुका है? क्या इससे अमवात वाक़ई हो सकती है? क्या ये माहौल दोबारा कोविड वाला पैदा हो रहा है? क्या उस तरह का एपिडेमिक दोबारा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर भी? इस वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है? इसका इलाज क्या है? क्या इसकी वैक्सीन है? इन सारे सवालात का जवाब आज हम आपको देंगे। मैं प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी हूँ। कल एक आला सतही अ, अजलास हुआ जिसका एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की डीन प्रोफेसर सायरा अफजल ने किया। और उसमें उसने वायरोलॉजिस्ट को भी बुलाया और उनकी अपनी टीम भी थी। डायग्नोस्टिक के शोबे से भी लोग मौजूद थे और अमेरिका से भी डॉक्टर मुबीन सैयद आए हुए थे जो मेडिकल एजुकेशन और कोविड पे उन्होंने बहुत काम किया था। और उसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई। आज मैं आपको मेटा निमो वायरस के ऊपर जो अबहाम है, जो सवालात हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करूँगा। बाकी अच्छा इकदाम था कि हुकूमत पंजाब विजिलेंट है अपने स्टाफ के साथ। मजिस्ट्रेट साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव थे और उन्होंने बहुत सारी हिदायत भी दी और ये भी कहा कि इसके ऊपर नज़र रखी जाए और इसके पीसीआर के लिए और इसके ख़ास तौर पे जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीन है उसके ऊपर हिदायत उन्होंने जारी की कि कम अज़ कम विंटर आने से पहले पहले ये वैक्सीन पंजाब के लोगों के लिए मुहैया हो जानी चाहिए। तो पहला सवाल ह्यूमन मेटानिमो वायरस क्या है? ये पहले तो ये बताएं कि नया वायरस नहीं है। ये 2001 में नीदरलैंड के अंदर कम उम्र बच्चे, 5 साल से कम उम्र बच्चे को लोगों के अंदर कोई 20 25 25 लोगों के अंदर देखा गया कि कुछ नमूनिया के साथ लोग आए, बच्चे आए और उनके अंदर इसको पीसीआर के जरिए डिटेक्ट किया गया। लेकिन वायरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ये पहले भी मौजूद थे। 60 साल पुराने हमारी वायरस है, लेकिन इसको डिटेक्ट 2001 में किया गया। दूसरा सवाल कि चाइना में कहाँ फैल रहा है? चाइना में शुमाली इलाका जात में फैल रहा है जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। और अगला सवाल, क्या ये पाकिस्तान में आ गए? पाकिस्तान में ये पहले ये दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस के साथ मौजूद है। 2015 में भी एनआईएच ने कोई 25 केसेस डिटेक्ट किए थे और मौजूदा लहर में सिर्फ 2 केसेस डिटेक्ट हुए हैं परसों। इसलिए कोई इसका फैलाव इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जिससे कि मीडिया के खौफ के अंदर लोग मुतासिर हों। अगला सवाल कि इसके फैलने की रफ्तार क्या है? फैलने की रफ्तार बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा है, बूढ़ों में और नौजवानों में कम है। तकरीबन 6% के करीब, 6% कुछ ही इसका फैलाव है। लेकिन उसके मुकाबले में देखें, कोविड आज भी 12 13% पाकिस्तान में मौजूद है और इन्फ्लुएंजा वगैरह 8 10% पाकिस्तान में मौजूद है। फिर चूंकि चाइना और पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, हो सकता है चाइना से भी कोई वायरस आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी ये मौजूद है और इसको पहले भी डिटेक्ट किया जाता रहा है। एक अहम सवाल कि ये वायरस चाइना में क्यों फैल रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्यों फैल रहा है? सर्दियों में क्यों फैलता है? देखें, सर्दियों में वायरस अक्सर फैल जाता है क्योंकि लोग कमरों में ज़्यादा देर रहते हैं, वेंटिलेशन कम हो जाती है, एक दूसरे का सांस एक दूसरे को शेयर होता है, पानी कम पीते हैं, विटामिन डी लेवल कम होता है क्योंकि धूप में हम कम जाते हैं, धूप निकलती कम है। सर्दियों में नाक और गला खुश्क होता है, इसलिए वायरस जल्दी हमला करता है। सर्दी में हवा में नमक नमी का तनासुब कम होता है और फैलाव वायरस का ज़्यादा होता है। बेहतरीन एटमॉस्फेयर मिलती है वायरस को सर्दियों में फैलने के लिए। ह्यूमन मेटावायरस जो है वो आम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वायरसेस की तरह, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है और
ये नीमोवायराइडी वायरस की तरह, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की तरह, ये भी एक आरएनए वायरस है, नेगेटिव सेंस का वायरस है और स्मॉल स्टैंडर्ड वायरस है। और इसके अंदर साइज छोटा है, 150 नैनोमीटर के करीब, एज कंपेयर टू कोविड वायरस और एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा वायरस। और मजबूरी तौर पर अगर आपको बताऊं तो इसकी रफ्तार बाकी वायरसेस से कम है, और बाकी वायरसेस से इसके खतरात भी कम है और बीमारी के अलामात भी खतरा कम है। तो इसके अलावा ये है कि इसकी अलामात क्या हैं? अ, और ये कहाँ फैलता है? ये दूसरे आम जुकाम के वायरस की तरह फैलता है। इन्फेक्शन से बीमार शख्स की सांस के ज़रात हवा में जाते हैं, हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, हमारा अपना हाथ सरफेस पे लगता है, हमारे मोबाइल पे लगता है, हमारे कपड़ों पे लगता है, हमारे वॉशरूम में जाता है। तो इससे ये वायरस फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे दूसरे वायरसेस फैलते हैं। और ये है कि ये वायरस जो है अ, अ, किन लोगों के अंदर फैलता है? वैसे तो सबको फैल सकता है। खतरा सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और 65 साल के ज़्यादा लोगों को, उम्र के लोगों को, उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ख़ास तौर पे कल बड़ा अच्छा डिस्कशन हुई जिसमें ये देखा, बताया गया कि सीओपीडी के, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस के लोग जिनको दमा है, एम्फीसीमा है, सांस की कोई बीमारी या लड़ी, उन लोगों के अंदर ये खतरात पैदा कर सकता है। हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, रेडिएशन ले रहे हैं, कीमोथेरापी ले रहे हैं, इम्यूनोथेरापी ले रहे हैं, ऐसे लोग में अंदर भी ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है और उनके लिए खतरा साबित कर सकता है। अलामात में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, नाक का बहना या नाक का भरा भरा रहना, गले का खराब होना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कंजेशन, और ख़ास तौर पे ऐसा है कि जब आप सांस निकालते हैं तो आपको घरघराहट सी महसूस होती है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। और ठीक हो जाता है एक हफ्ते के अंदर मरीज। लेकिन अगर जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है तो उनको नमूनिया भी हो सकता है, बच्चे भी नमूनिया से आ जाते हैं। और कल ये डिस्कशन की कि उन लोगों के अंदर कम से कम 90 सैंपल्स के अंदर सैंपल को टेस्ट किया जाएगा और उनके अंदर ये देखा जाएगा कि क्या पीसीआर के ज़रिए से ही वायरस है या नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज पेशेंट है। लेकिन बीएचयू आरएचसी के अंदर भी इस तरह के जो तहसील हेडक्वार्टर डीएचक्यू में भी इस तरह के सैम्पलिंग के इंतजामात अगर हों तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर किसी मरीज के साथ आपका रब्ता होता है तो आपके अंदर वायरस आ जाता है तो कितने दिनों बाद अलामात होती हैं? ये डिपेंड करता है। बच्चा है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, 65 साल से ज़्यादा है, तो उनको क़ुव्वत मुदाफ़ियत 3 या 3 दिन से पहले भी अपेयर हो सकती है। लेकिन नौजवानों में ये तकरीबन 6 दिन ले जाता है। और कितने दिन अलामात रहती हैं? अगर ये इसने ठीक होना है तो उसको ये जो है 6 दिन के अंदर ठीक हो जाए। इसकी फर्टेलिटी रेट क्या है? इसकी अमवात की शरह कोविड और इन्फ्लुएंजा से बहुत ही कम है, 1.2% कल बताई गई थी। और वो भी उन लोगों में अमवात होती हैं जो ऑलरेडी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होने का शिकार होते हैं। कैंसर के मरीज जैसे मैंने बताया, डायबिटिक हैं, सीओपीडी के हैं, नमूनिया जिनको बार बार रहता है, या जिन लोगों के अंदर विटामिन डी का लेवल कम होता है, वर्जिश नहीं करते, बूढ़े हैं, और इसके बाद अंदर जो है बच्चे हैं, उनके अंदर फर्टेलिटी रेट देखा गया। यानी ये सिर्फ उन लोगों को अमवात का खतरा होता है जो पहले ही किसी बीमारी से मुतासर हैं। तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और बचना चाहिए इस तरह से। तो ह्यूमन मेटानिमा वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम कैसे करनी चाहिए? बहुत अच्छा डिस्कशन हुई। मैं भी आपको अपने तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि क्या है। मैंने 2 आर्टिकल भी लिखे हैं और पब्लिश भी हो चुके हैं। ज़्यादा मसरूफ़ और रश या बड़े इत्तेमाद पर जाने से गुरेज के, अगर जाएं तो आप क्या करें? मास्क लगाएं।
ऐसी जगह जहाँ जगह तंग हो और कम हवादार हो, और जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, तो उन मकामात पे भी आप मास्क का इस्तेमाल करें। घर में एक इंसान को हुआ है तो आप उसको दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दें, या उसको कहें कि मास्क लगाएं और उसकी चीज़ें, इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। और जैसे हमारे यहाँ बड़े इज्तिमात, नमाज जुमा है, नमाज ईद है और बाजमात नमाज है, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आपको अगर बीमारी है तो आप मस्जिद में किसी को गले ना मिलें और हाथ ना मिलाएं, एहतियात करें, ताकि आपसे इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम भी बड़ा ख़तरनाक है, 8-8 दिन ले जाता है इंसान का। माहौल को मुमकिन तौर पर हवादार रखें और कमरों और खिड़कियों में जालें लगाकर ताज़ा हवा आने के लिए इन्हें खोल कर रखें, और एग्जॉस्ट फैल कर रखें, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल। हाथों को बाकायदगी से धोएं, साबुन से और नीम गर्म पानी से, और इसके बाद सैनिटाइज़र से, जो अल्कोहल जिनके अंदर हो। अपनी आँखों को ये छूने से परहेज़ करें, नाक को छूने से परहेज़ करें, और अगर आप मरीज़ के साथ किसी के हाथ में लाया है, बगैर धोए इन चीज़ों को आप बगैर हाथ धोए आप अपने हाथ, अपने नाक, अपनी आँखों, अपने मुंह से ना लगाए अपने हाथों को। और इसके बाद है कि बचाव के लिए ये है कि कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करें। और एक बड़ी अहम बात है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर ये वायरस इन्फ्लुएंजा के साथ भी आ गया तो फिर ख़तरा हो सकता है, या कोविड के साथ आ गया तो फिर ये को इन्फेक्शन दोनों मिलके बहुत फिर ख़तरा है। और ख़ास तौर पे जो हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, सीओपीडी के लोगों, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और कोविड की वैक्सीन ज़रूर ज़रूर लगें। मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, अच्छी ग़िज़ा खाएँ, और शहद का इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप 30 मिनट की रोज़ाना वर्जिश करें, और 6 से 7 घंटे आप आराम करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम से कम दिन में 4 नीक गर्म पानी का इस्तेमाल तो ज़रूर करें। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी करें, और कभी कभी हो सकता है तो शाम को आप सूप ज़रूर पिएं। ह्यूमन मेटामेनिमा वायरस बीमार हो तो दूसरों से बचाव के लिए भी वही इक़दाम, क्योंकि मरीज़ के चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। आप मरीज़ हैं तो घर पे रहें, और खांसने छींकने के आदाब हैं। हाँ, अब बैठा होता है एक मस्जिद में, नीचे पीछे बंदा बैठा था, 10 दफा से खींचा, मैंने बार बार देखा भी सही, उसको छींका खांसा। उसको मैंने फिर कहा, अपनी जेब से एक मास्क निकाला और उसको दिया कि मास्क से इस्तेमाल करें। ये पता नहीं उसने इस्तेमाल भी, खांसें तो यूँ करें, छींकें तो यूँ करें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये टिश्यू पेपर के ऊपर जब वायरस होता है 3 घंटे में मर जाता है, लेकिन ये अगर टेबल के ऊपर आ जाए, कंप्यूटर के ऊपर आ जाए, लैपटॉप के ऊपर आ जाए, किसी सॉलिड सतह पे आ जाए, तो ये 8 घंटे तक जिंदा रहता है, और 6 मीटर तक ये फैल सकता है। जितनी हवा की नमी कम होगी उतना ज़्यादा दूर तक ये फैलेगा। और जो जैसे एक कमरे के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो उनके अंदर तो फैलाव बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर मास्क नहीं है तो ख़वातीन जो अपना जो दुपट्टा है या चादर है, वो उसको नाक से वो कर लें, जैसे आम ख़वातीन बनाती हैं, वो भी एक मास्क का काम करता है। तो अलामात में इसकी जो है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ज़्यादा सीरियस हो सकती हैं, नमूनिया है। और नमूनिया का जो है वो भी उन लोगों को होता है जिन लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, वरना वही नज़ला ज़ुकाम तक बंदा ठीक हो जाता है। बहुत कम लोगों को ये नमूनिया होता है। क्या इसकी एंटीवायरल डिजीज़ है, ड्रग्स है? कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है। इसका इलाज क्या करें? अपने डॉक्टर को रब्ता करें, एंटीवायरल लें, सॉरी, एंटी हिस्टामिन लें, एंटी एलर्जी लें, क्योंकि वायरस के जो मार्कर्स होते हैं उसको अब इन्फ्लेमेशन करते हैं। और ताज़ा फ्रूट्स लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर से जो नुकसान हो रहा होता है, जो वायरस और हमारे सेल्स के अंदर जो जंग हो रही होती है, उससे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर निकल रहे होते हैं, तो उससे कम करने के लिए उनको, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को, आप एंटीऑक्सीडेंट्स लें। सेब का इस्तेमाल है, किन्नू आ रहा है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ज़्यादा
होगा तो आपकी कुव्वत मुदाफ़अत भी ज़्यादा हो सकेगी। तो इसका क्या टेस्ट है? पीसीआर है, और पाकिस्तान में इसके टेस्ट मौजूद है। और मेरी ये हुकूमत पंजाब से भी ये मशवरा है कि तकरीबन डीएचक्यू लेवल पे तो आप इस तरह का पीसीआर के लेवल के इंतज़ाम होने चाहिए। ये कम अज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के उसके अंदर इन बीमारियों की तशखीस का एक सेंटर बना दें। कोविड और इन्फ्लुएंजा से, सांस की दूसरे वायरस से, ह्यूमन मेटानिमो वायरस की सांस की बीमारी में क्या फ़र्क है? देखिए, कोविड वैसे तो सांस की बीमारियों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होती। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, नमोनिया, इस तरह की तकरीबन मिलती जुलती हैं। लेकिन वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, ज़्यादा देर तक इंसान मरीज, जिस्म ज़्यादा टूटता है, दर्द ज़्यादा होता है जिस्म में, और थकावट ज़्यादा महसूस होती है। और जैसे सूंघने, सुनने की कुव्वत कम हो जाती है, लेकिन इनमें इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आम खांसी नज़ला ज़ुकाम की तरह होती है। ये मामूली तर्ज की खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है। तो ऐसा है कि दूसरे वायरसेस के बीमारी मुकाबले में ये वायरस कितना शदीद है? इसकी बीमारी इतनी शदीद नहीं है। ये मामूली दर्जे की बीमारी होती है, लेकिन अगर किसी दूसरे वायरस के साथ मिलकर अटैक करे तो ये ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए इन्फ्लुएंजा वायरस की, जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो क्या ह्यूमन मेटानिमा वायरस के लिए डब्ल्यूएचओ ने कोई अलर्ट जाहिर किया है? डब्ल्यूएचओ चीन में फैलने वाले इस वायरस पे गहरी नज़र रखा हुआ है, और उसने हिदायत भी जारी की हैं। वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में हिदायत आ रही हैं, और मैंने भी बहुत सारा मफाद वहाँ से लिया और उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। लेकिन इसकी कोई अलर्ट ज़ाहिर अलर्ट इसकी कोई अलर्ट नहीं की गई, अलर्ट नहीं किया गया, कि कोई अलर्ट जारी नहीं की गई। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि भी कह रहे हैं कि चीन में नए वायरस के हवाले से वजारत सेहत भी मुतहरिक है। सूरत हाल पर गौर के हवाले से जल्द अज जल्द इजलास भी बुलाया जाएगा। जराये के मुताबिक चीन में फैलने वाले वायरस पर ताहाल चीन की जानिब से तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। जी। अक्सर खालिद, आपका शुक्रिया। ये अगली अगली एक बात, ये एक आला सतही मीटिंग थी जिसमें वजीर सेहत ने सदारत की, चीफ गेस्ट थे। और इसके तमाम प्रोफेसर सायरा अफजल ये हैं, डीन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं, इन्हें सब इनकी टीम बैठी हैं। अरबी साहब डायग्नोस्टिक को देखते हैं, जुनैद साहब थे, ये यदुल्ला साहब थे, और उसकी तरफ से हिदायत दे रहे थे CDC की तरफ से। तो एक अच्छा वो किया गया, अपना लाहे अमल बनाया गया, और आईपीएच को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक इंदिया दिया गया। और आईपीएच की तरफ से ही इन मुस्तकबिल के अंदर एक इसको इसको इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए एक बेहतरीन सेंटर बनाया जाएगा। तो मेरी समरी ये है कि ये मामूली नौइयत का वायरस है, एक बात। नंबर टू, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो मास्क का इस्तेमाल करें। ताज़ा हवा, ताज़ा फल, ताज़ा खुराक का इस्तेमाल करें, और घर के अंदर रह के हल्की वर्जिश करें। शहद और ऑलिव का इस्तेमाल करें। सूप पिएं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, और जहनी परेशानी से दूर रहें। और इसके बाद आप 6 से 7 घंटे आराम करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वायरस अगर हुआ भी है तो बहुत जल्द रुखसत हो जाएगा। और वैक्सीन लगवाएं इन्फ्लुएंजा की। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।